नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन तमिलनाडु की 39 और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा। ये दोनों राज्य बीजेपी के लिए कई मायनों में काफी खास है। बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ इस बार नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने 10 हफ्तों में 7 यात्राएं की हैं। 39 में से 23 पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। इधर उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार सीट से मैदान में उतारा है। बीजेपी के त्रिवेंद्र का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत और बीएसपी प्रत्याशी जमील अहमद से है। अनिल बलूनी बीजेपी के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से है। बीजेपी के टिकट पर अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट और टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह जो है वो चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुनसोला, अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी को टिकट दिया है। वैसे तमिलनाडु में पीएम मोदी की असल परीक्षा है, क्योंकि अभी तक तमिलनाडु में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। तो क्या इस बार तमिलनाडु में टूटेगा डीएमके कांग्रेस का तिलिस्म? क्या उत्तराखंड में बीजेपी की है एक तरफा जीत? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में क्या इस बार भी बीजेपी का क्लीन स्वीप? देखिए, उत्तराखंड के बारे में तो बात करेंगे जरूर, लेकिन आज 102 सीटों के ऊपर वोटिंग हो रही है। कहां है विपक्ष? वोटिंग की शुरुआत हो गई और एक भी इलेक्शन रैली इंडी गठबंधन का नहीं हुआ। ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब एक ही होता है कि विपक्ष ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को वॉकओवर दे दिया। कोई एक मुद्दा कोई बता दे। आज वोटिंग हो रही है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। विपक्ष ने क्या कोई ऑप्शन दिया है जो उसको वोट करे व्यक्ति? न कोई नेता है उसका, न कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। देश को कैसे आगे लेकर के जाए? सबकी अपनी डफली, अपना राग, सब अपना अपना हिसाब किताब में लगा हुआ है। आप देखिए, आपने कहा अब उत्तराखंड में मुकाबला, इससे मुकाबला, कोई मुकाबला ही कहीं नहीं है। वहां हरीश रावत सबसे बड़े कांग्रेसी लीडर है। अपने बेटे को लड़ाने के अलावा कहीं दूसरी जगह वो गए ही नहीं। कैसे चलेगा? कोई बड़ी रैली हुई देहरादून के अंदर कि जिसमें लगे कि नहीं, चैलेंज दिया जा सकता है। पब्लिक देखती है, पब्लिक को समझ में आ जाता है। कह रहे प्रधानमंत्री तो 2-2 बार आ गए और उतनी भीड़, उतना सब कुछ आपको मैच करना पड़ता है। रैली का जवाब रैली से देना होता है। आप अगर चुनौती में होता, मैं तो अभी हाल भी देहरादून से मैं आया हूं और बिल्कुल घंटा घर के पास ही कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है। ऐसा लग रहा है कोई भूत महल है। चुनाव के समय राजधानी के अंदर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में वहां लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो 5-0 तो होगा ही होगा, लेकिन वो इतिहास बनेगा। भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट इस बार उत्तराखंड में आने वाला है कि जो कभी किसी को उतना वोट आया नहीं। रिकॉर्ड वोट से सारे उम्मीदवार जीतेंगे। यही वहां की, इसकी वजह यह नहीं कि बहुत बढ़िया उम्मीदवार खड़ा किया है, पॉपुलर लोगों को नहीं, लड़ने लायक ही नहीं बचा कांग्रेस पार्टी। सारे लोग पहले से ही हथियार डाल करके बैठ गए। उसकी 2 वजह, एक तो प्रधानमंत्री मोदी का काम है और वहां का जो लोकल लीडर चीफ मिनिस्टर धामी साहब हैं, उनकी भी पॉपुलरिटी जो है वो चरम सीमा पे है। तो आपको तो ध्यान देना होगा। आज कौन है कांग्रेस पार्टी के पास? कोई नया युवा नेता कोई है? नहीं है। तो न चेहरा है, न नीति है, न कोई गाइडेंस है, न संगठन है। तो 5-0
इट इज फोरगॉन कंक्लूजन। राजीव जी, ना चेहरा है, ना नियत है, ना नीति है, विपक्ष पूरी तरह से धराशायी पहले ही चरण में। देखिए, कांग्रेस की बात है उत्तराखंड में। कांग्रेस अगर उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को कभी कभी वो जो वहां दिखाई पड़ जाते हैं, उसके अलावा कोई और बड़ा नेता है कांग्रेस के अंदर जो कि वहां जा सकता है? अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस तो गायब ही है। साउथ इंडिया में कांग्रेस 2 स्टेट में अपनी सत्ता बनाए हुए है। अगर कर्नाटक या तेलंगाना के मुख्यमंत्री उत्तराखंड आए तो उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, पहाड़ी राज्य दोनों है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों राज्यों को एक तरह से देखा जाता है कि दोनों में जगह पर शादी विवाह सब कुछ होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कितनी बार सुक्खू या अग्निहोत्री, डिप्टी सीएम, ये लोग उत्तराखंड जाकर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया? कहीं कोई खबर मिलती है कि इन लोगों ने भी उतनी मेहनत की? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की देखिए कि वहां पर यह पता है कि 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। यहां तक कि जनरल वीके सिंह को लंबे समय के लिए 5-5 दिन के लिए भेजा गया। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में आर्मी का एक बड़ा बेस है, लोग आर्मी से जुड़े हुए हैं, अधिकारी से लेकर सेना के जवान तक वहां हर गांव में कुछ लोग मिल जाते हैं, और इसलिए उन्हें भेजा गया। आप वहां पर जाकर पूर्व सैनिकों से मुलाकात कीजिए, कुछ संगठनों से मिलिए। राजनाथ सिंह बार बार जा रहे हैं वहां पर प्रचार किया, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर हैं वो तो प्रचार में लगे ही हैं। सीएम धामी की अपनी एक अलग पहचान बनती जा रही है। यूसीसी के बाद तो उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में होने लगी है कि पहली बार मौका दिया गया। यह मौका देने की बात है। पीएम मोदी ने उन्हें पहली बार मौका दिया कि आप यूसीसी लागू करवाओ अपने स्टेट में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी स्टेट में अगर लागू करने की बात होती, केंद्र से अनुमति मिलती, केंद्रीय नेतृत्व संकेत देते, हरी झंडी दिखाते, वही लागू हो जाता। लेकिन उत्तराखंड से लागू किया गया, यानी कांग्रेस वहां पर चुनौती के लायक ही नहीं है। तो उत्तराखंड में तो यह कहा ही नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई और चुनौती बनी हुई है। जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, इंडिया गठबंधन की बात नहीं करते, वहां तो कांग्रेस चुनौती दे नहीं पा रही है। दूसरे स्टेट में क्या बात की जा सकती है? चलिए, उत्तराखंड में तो यहाँ पर बीजेपी के सामने चुनौती नहीं, लेकिन बात अगर दक्षिण की जाए, खासतौर से तमिलनाडु की, क्योंकि वहां पर पहले ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा, तो जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो पहला चरण है तमिलनाडु में, यहां पर असल परीक्षा बीजेपी की। देखिए, एक 2 मॉडल आपके सामने है। उत्तराखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से मालूम है सबको कि वहां 5-0 होना है, वहां जीत रही है, और दूसरी जगह जहां आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये दोनों बिल्कुल ड्रास्टिक अपोजिट सिचुएशन है। आप देखिए, जहां जीत रहे हैं वहां भी प्रधानमंत्री मोदी मेहनत कर रहे हैं, और जहां हार रहे हैं वहां डबल मेहनत हो रहा है। जहां अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां डबल मेहनत हो रहा है। राहुल गांधी से कंपैरिजन कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि जहां जीत रहे हैं वहां भी मेहनत नहीं, जहां हार रहे हैं वहां भी मेहनत नहीं, मेरे काम चोरी चल रही है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई अडानी और अंबानी और ईवीएम और पता नहीं कौन कौन बहानेबाजी और ये सब करके आप देश की जनता को वोट ले लेंगे, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन तमिलनाडु की बात है, क्या युद्ध लड़ा है। सैल्यूट करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के जज्बे को। वोटिंग तो शुरू हो गई है, लोग क्या डिसाइड करेंगे नहीं डिसाइड करेंगे वो अपनी जगह पे, लेकिन शेयर जिस डिटर्मिनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को हेड ऑन लिया है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नड्डा हो, चाहे बहुत सारे दिल्ली में बैठे हुए लीडर्स, उनको तमिलनाडु में झोंक दिया गया, और क्या लीडर तैयार हुआ है अन्नामलाई के रूप में। आप देखिए वहां कमाल होगा, और इस बार कमाल नहीं होगा तो इस चुनाव में आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए जिस तरह का नींव डाला जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में
तमिलनाडु की राजनीति को सदा के लिए बदल देने के लिए जो नींव की जरूरत थी वो नींव तो पड़ ही गई है। अब देखना है कि ये सीटों में कितना कन्वर्ट होता है, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब तमिलनाडु के उस राजनीति में वो एक अग्रणी को साइड प्लेयर नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरह वो एक मेन प्लेयर बनकर के उभर गई है और यही सबसे बड़ा सक्सेस है। राजीव जी, दक्षिण भारत में खासतौर से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन कुल 102 सीटों पर मतदान है। इन 102 सीटों की अगर बात की जाए तो पिछली बार 2019 में 40 सीटें जो है वो बीजेपी ने अपने दम पर जीती थी। इस बार वो प्रदर्शन दोहराएगी या उससे बेहतर प्रदर्शन? देखिए, प्रदर्शन तो बेहतर ही होना है, क्योंकि दक्षिण भारत में जहां पर बात अभी तमिलनाडु की हो रही है, 39 की 39 सीटें जो चुनाव पहले फेज में ही हो रहा है, उसमें अलग अलग पार्टियों को देखिए। AIADMK वो खुद डरी हुई है। जहां से कोयम्बटूर से अन्नामलई चुनाव लड़ रहे हैं, वहां तो इन लोगों ने ऐसे मानो पहले से ही सरेंडर कर दिया है। DMK के नेता कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी और हमें दोनों के बीच टकराव है, AIADMK है ही नहीं। दूसरी तरफ AIADMK वाला कहते हैं और DMK तो इस रेस से ही बाहर है, हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव है। लेकिन अन्नामलई बहुत बेहतर स्थिति में है। इस बीच उनकी स्ट्रेटजी कोयम्बटूर में जो रही वो भारतीय जनता पार्टी के जो और स्ट्रेटजी है उससे अलग रही है। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कम्युनिटी से मिलते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग अलग जो संगठन छोटे छोटे हैं उनसे मुलाकात किए, रोड शो और रैलियां तो होती रही। इसी के कारण DMK और AIADMK दोनों के प्रत्याशी हताश है वहां। वो तो पहले मान के बैठे हैं कोयम्बटूर इस बार भारतीय जनता पार्टी ले गई, लेकिन उसके अलावा भी 4 सीटें ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनौती में, मतलब वहां जीत की संभावनाएं 80% भाजपा के लिए है। यानी कम से कम 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी मानते हैं कि लगता है कि इस बार जीत होगी। लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी 4-5 सीटों पर ही सिमटने के लिए वहां पर चुनाव प्रचार कर रही है। DMK के नेता बता रहे हैं कि अभी ये चुनौती पैदा हो गई है तमिलनाडु के अंदर कि हम जो द्रविड़ियन राजनीति करते रहे वो कैसे बदल के रख दिया PM मोदी ने। काशी तमिल संगम करके यहां पर सेंगोल संसद भवन में लाकर ये जो वहां के लोगों के अंदर जहर भरा गया था कि तुम तो नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स से अलग हो, ये लोग हमें अलग थलग रख के रखे हैं। कांग्रेस के खिलाफ जो आवाज उठती रही द्रविड़ियन पार्टियों की, और उदयनिधि ने जिस तरीके से बात की सनातन धर्म को खत्म करने की, उसका खुद ही विरोध हो रहा है DMK के अंदर। DMK के नेता बता रहे हैं कि ये तो बड़ा भयंकर बात कर दिया है इसने, क्योंकि ये तो अन्ना दुरई ने भी नहीं कहा था हम लोग एथिस्ट नहीं हैं, हम लोग हिंदू हैं। और ये पेरियार का DMK नहीं है, एथिस्ट का DMK नहीं है। हम तो पार्टी ही बनाए थे क्योंकि हम उससे अलग होना चाहते थे, उस ग्रुप से अलग होना चाहते थे, उस विचारधारा से अलग होना चाहते थे। अन्ना दुरई ने कभी अपने आप को एथिस्ट नहीं कहा। तो ये वैचारिक संघर्ष जो तमिलनाडु में पैदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी PM मोदी ने इस डिवाइड को खत्म करने की कोशिश की है, ये राजनीति नए तरीके की है और इस बार तमिलनाडु में चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। तो नई तरह की राजनीति है और नतीजे चौंकाने वाले। उत्तराखंड और तमिलनाडु पर इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत पहले चरण के मतदान से हो चुकी है। पहले चरण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल और भूपेंद्र यादव, कांग्रेस के गौरव गोगोई, द्रमुक के कनिमोझी और बीजेपी के अन्नामलाई की किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। अब जनता ने क्या फैसला दिया, इसका खुलासा 4 जून को होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल TV को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।